वेलकम मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा आप सब लोगों को विदित है ही कि मैं प्रतिदिन जो है आप लोगों के लिए एक स्टैटिक जीके की स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। स्पेशल कैप्सूल क्लासेज है। आप सब लोग अगर इन क्लासेज को करेंगे तो आप 25 to 28 क्वेश्चन कम से कम करेंगे। सबसे पहले मैं कक्षा जब से शुरू करूँ तो सबसे पहले वीडियो को अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाद में वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बस, और कुछ नहीं। अगर आप लोग जितने ज़्यादा लाइक दोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा और कल मैं फिर उससे अच्छी वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष आऊँगा। तो डियर, हम लोग शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए। आइए आपके समक्ष आज का नया क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। सवाल है डोलेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी 50 किस स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक हैं। डियर, तो आज हम लोग इस सवाल के साथ जो अन्य बातें हैं उन पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे ताकि इनसे रिलेटेड चीज़ें भी आप लोग समझें और वो एग्ज़ाम में आए उनको आप लोग लिख के आए, समझ के आए, आप लोग उनको करके आए। तो पहला सवाल, पहली बात यही आती है कि भैया विश्व में सबसे पहले शेयर बाज़ार कहाँ स्थापित हुआ था। शेयर बाज़ार विश्व में कहाँ स्थापित हुआ था, शेयर मार्केट कहाँ स्थापित हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आया कि विश्व में सबसे पहले शेयर बाज़ार की स्थापना कहाँ हुई थी। तो विश्व में सबसे पहले शेयर बाज़ार की स्थापना नीदरलैंड में हुई थी। नीदरलैंड में कहाँ हुई थी? नीदरलैंड, 1602 ईस्वी में। कब? 1602 ईस्वी में नीदरलैंड में सबसे पहले किसकी स्थापना होगी थी? शेयर बाजार की स्थापना होगी थी। अब विषय यह आया कि भाई विश्व में तो होगी, अब बात करते हैं हम लोग भारत में। भारत में शेयर बाजार की स्थापना कब हुई? भारत में शेयर बाजार, तो भारत में जो शेयर बाजार की स्थापना हुई वो 1875 में हुई। और 1875 में कहाँ हुई मेरे बच्चों? मुंबई में हुई। 1875 में मुंबई में शेयर बाजार की स्थापना हुई। कहाँ हुई? एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई। बरगद के पेड़ के नीचे शेयर बाजार की स्थापना हुई 1875 में। सवाल आता है कि भारत में वर्तमान में कितने स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट, भारत में 23 शेयर बाजार वर्तमान में काम कर रहे हैं। कितने शेयर बाजार? 23 शेयर बाजार वर्तमान में काम कर रहे हैं। अब विषय यह आया कि शेयर बाजार पर नियंत्रण करने वाली संस्था भारत में कौन है, कि शेयर बाजार पर नियंत्रण करने वाली संस्था भारत में कौन है। तो शेयर बाजार पर नियंत्रण करने वाली संस्था भारत में सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में शेयर बाजार पर नियंत्रण करने वाली संस्था है। सवाल आता है कि बताइए डोलेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी 50 स्टॉक एक्सचेंज किसके सूचकांक है। तो भारत में एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के ये सूचकांक है। डोलेक्स भी, सेंसेक्स भी, निफ्टी 50। क्लियर होगी बात बेटे? ये मैंने शेयर बाजार से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई। अगला सवाल आपके समक्ष लेकर आता हूँ। कहता है डो जोन्स कहाँ का शेयर सूचकांक है। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि भैया कि भारत में निफ्टी 50 किसका है, तो मैंने बताया वो किसका है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का है। यहाँ इसने मुझसे पूछ लिया कि बताइए डो जोन्स कहाँ का है। डो जोन्स न्यूयॉर्क का है। किसका है? न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क किस देश में स्थित है? न्यूयॉर्क किस में स्थित है? यूएसए। इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निक्की कहाँ का शेयर सूचकांक है। तो निक्की जो है जापान का शेयर सूचकांक है। जापान से मेरी बात याद आती है, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश क्यों कहा जाता है जापान को? सवाल आया उगते सूर्य का देश क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तारीख बदलने के पहले सबसे पहले जापान में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो इसलिए इसको उगते सूर्य का देश कहा जाता है। अब विषय आता है कि जापान द्वीपों का एक समूह है, लगभग 4-6 द्वीप जितने भी होंगे, शायद मुझे इसका कन्फर्मेशन नहीं है। जापान जो है द्वीपों पर है, स्थित है। किस पर है? द्वीपों पर। तो ये किस महासागर में स्थित है? किस महासागर के द्वीप हैं जापान? तो यहाँ आप लोग जवाब दे सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित है। किस में है? प्रशांत महासागर में स्थित है।
तीसरा सवाल ये आता है कि बताइए जापान की राजधानी कौन सी है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को इस सवाल से रिलेटेड बताई, आप लोग लर्न कर लेंगे। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा खजूर उत्पादक देश कौन सा है। सवाल आया आपके समक्ष, बताइए विश्व का सबसे बड़ा खजूर उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा खजूर उत्पादक देश है वो है मिस्र। कौन सा है? मिस्र। मिस्र को एक नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को एक नदी का उपहार कहा जाता है। तो कोई बच्चा बताएगा किसको कहा जाता है? नील नदी का उपहार कहा जाता है। किसका कहा जाता है? नील नदी का उपहार। आपसे सवाल मेरा, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है बच्चों? काहिरा है। क्लियर होगी बात बेटे? यहाँ इस सभ्यता को नाइल की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसी में सबसे पहले 3200 से 3000 ईस्वी पूर्व लेखन कला के साक्ष्य प्राप्त होते हम लोगों को। 3200 से 3000 ईस्वी पूर्व हम लोगों को यहाँ सबसे पहले शेयर बाजार किसके लेखन कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके समक्ष लेकर आता हूँ। कहता है विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है। देखो ध्यान देना, अगर आपसे पूछे कि भैया विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, यानी कि परमानेंट गर्म रहने वाला स्थल कौन सा है, तो वो सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला स्थल है डेथ वैली। डेथ वैली। डेथ वैली कहाँ पर स्थित है? ये यूएसए में स्थित है। कहाँ पर है मेरे बच्चों? यूएसए में स्थित है। लेकिन आपसे पूछे कि एक दिन सबसे अधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया था, तो 2005 या 6 में सबसे ज़्यादा जो तापमान किया गया था वो रिकॉर्ड किया गया था बच्चों। कहाँ पर? ये एक रखेल स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान पड़ता है? रखेल। रखेल स्थान पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान एक दिन में रिकॉर्ड किया गया था। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आता हूँ। यस डियर, कहता है विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान। तो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। यस डियर, विश्व के किस देश में सर्वाधिक डाकघर है। तो आप समझ ही पा रहे होंगे विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा डाकघर है। तो विश्व का देश है भारत। कौन सा देश है? भारत। भारत में क्या है? सबसे अधिक डाकघर हैं भारत में। तो इस सवाल का आंसर लिखने की भी आवश्यकता नहीं मुझे, आपको मालूम होगा। विश्व का सबसे बड़ा जलयान निर्माता देश कौन सा है। तो यहाँ सवाल आया विश्व का सबसे बड़ा जलयान निर्माता देश कौन सा है, तो वो है जापान। कौन है बेटा? जापान। अब आपसे सवाल पूछता हूँ, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। शायद मेरे हिसाब से इस बात पे हम लोग चर्चा अभी 2 मिनट पहले कर चुके हैं। तो जापान ऐसा देश है। अगला सवाल आपके समक्ष कहता है वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकृत किसकी उपस्थिति में किया जाता है। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकृत किसकी उपस्थिति में किया जाता है? तो एक धातु है निकिल। कौन सी धातु है? निकिल। इसकी उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है? हाइड्रोजनीकृत किया जाता है और संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए निकिल और हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है विश्व का सबसे बड़ा कागज उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा कागज उत्पादक देश है वह है वर्तमान में चीन। चीन। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए विश्व में सबसे बड़ा पहले प्रतियोगी परीक्षा कहाँ हुई, क्या हुई बेटे? प्रतियोगी परीक्षा। प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले चीन में प्रारंभ हुई, जिससे किसी भी बच्चे को अपॉइंट किया जाता था। कहाँ हुई? चीन से प्रारंभ हुई प्रतियोगी परीक्षा। सबसे पहले बारूद की खोज कहाँ हुई? चीन में हुई। क्लियर? सबसे पहले आपके जो मुद्रा होती है कागजी मुद्रा हम लोग कह सकते हैं, या अन्य किस नाम से जाना जाएगा इस मुद्रा को? कागजी मुद्रा को अन्य किस नाम से? आभासी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? आभासी मुद्रा। वास्तविक मुद्रा नहीं है। वास्तविक मुद्रा नहीं है। ये मेरी जेब में 100 का नोट जो है वास्तविक मुद्रा नहीं है। ये कैसी मुद्रा है? आभासी मुद्रा है।
क्लियर होगी बात। इस पे लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करने का वचन देता हूँ गवर्नर रिजर्व बैंक, तो वो आभासी मुद्रा एक तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ इन चीज़ों का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हो गया था, चीन में हो गया था, और बहुत सारी चीज़ें चीन से रिलेटेड है। अगला सवाल आपके समक्ष, भारतीय मूल की दूसरी महिला जो अंतरिक्ष में गई। सबसे पहले तो यही बात आती है कि भारतीय मूल का प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया तो था राकेश शर्मा। कौन था? राकेश शर्मा। दूसरा, भारतीय मूल की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में ही गई उसका नाम था कल्पना चावला। ये एक विमान दुर्घटना में अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पहुंचते हुए क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। मेरे याद नहीं आ पा रहा कौन सा विमान था, उसका नाम क्या था, विमान का नाम कोलंबिया, उसका नाम था कोलंबिया। नेक्स्ट, दूसरी महिला जो थी उसका नाम था सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष में गई। क्लियर होगी बात बेटे। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष। यस डियर, कहता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है। सवाल आया भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जो 1880 से 1884 तक जिनका कार्यकाल भारत में रहा था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष, भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। ध्यान देंगे, रबर उत्पादक राज्य, भारत का रबर उत्पादक राज्य वो है केरल। कौन सा है? केरल। कौन है? केरल। और आपसे कोई पूछे विश्व का देश जिसमें सबसे अधिक रबर पैदा होती है, उसका नाम वर्तमान में है थाईलैंड। कुछ समय पहले होता था मलेशिया, लेकिन थाईलैंड ने इस पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तो रबर उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर चला गया? थाईलैंड चला गया। सवाल आता है सारिस्का नेशनल पार्क कहाँ है। मेरे हिसाब से सब बच्चे इस बात को जानते ही होंगे, ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटर हैं। सारिस्का नेशनल पार्क मेरे बच्चों राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कुछ पार्क मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ प्रसिद्ध स्थल बताना चाहता हूँ, यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे मुकुंदरा हिल, ठीक। केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये केवलादेव घाना पक्षी विहार यही है। कहाँ स्थित है? चंबल राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? राजस्थान में ही ये स्थित है। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी वर्तमान में किस राज्य में है? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विजयनगर जो साम्राज्य था, मोटी मोटी बातें बताऊंगा विजयनगर से रिलेटेड। अगर हम लोग विजयनगर की बात करें, विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और संस्थापक लोग जो होते थे उनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का इसके संस्थापक होते थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक होते थे हरिहर एवं बुक्का। तुंगभद्रा नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई। क्लियर होगी बात। इसमें चार वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने? 4 वंश के शासकों ने इसमें शासन किया, जिनमें सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले जो नाम आया वो आया मेरे बच्चों किसका? संगम वंश का। फिर आता तुलुव वंश। कौन सा है मेरे बेटे? तुलुव वंश। उसके बाद में फिर आता है बेटे सुलुव वंश।
और फिर आता है अरविंदु वंश। 4 वंश के शासकों ने इस पर शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो होती थी हम्पी, दूसरी राजधानी। पहली राजधानी थी कंपाली। पहली राजधानी कौन होती थी? कंपाली। क्लियर होगी बातें सब? इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया। अगला सवाल आपके समक्ष, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम। सवाल आया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यही लिख लेंगे ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास की झलक। अब मैं आप लोगों को कल के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, जो आपसे कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस या कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की और किस सन में की। सवाल आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की और वो कब और कहाँ हुए थे। ये कल क्लास में आप लोगों से चर्चा की जाएगी, तो इसको लर्न करके जरूर आना, ठीक है। नहीं, अगला सवाल आपके समक्ष लेकर आता हूँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद में। कहता है कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक का नाम। सवाल आया कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक का नाम। तो एक शब्द है अज्ञे, लेकिन एक परीक्षा में पूछ लिया अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए। तो इनका पूरा नाम था हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे। ये प्रयोगवाद के कवि थे, प्रयोगवाद के कवि थे और कुशीनगर के रहने वाले थे। कुशीनगर के रहने वाले थे, प्रयोगवाद के कवि थे और कुशीनगर के रहने वाले थे। इनकी और भी पुस्तकें भगनदूत वगैरह, तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप लोगों को लर्न कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष कहता है संसार का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। कहता है संसार का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो संसार का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। संसार का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। अगर आपसे पूछे संसार की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो उसका नाम है राइन नदी। कौन सा है? राइन नदी। और ये राइन नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? कोयला। और ये राइन नदी किस देश में बहती है? जर्मनी देश में बहती है। और जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। आपसे बताएंगे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी कब एकीकरण हुआ था? 1871 में। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को कब एकीकृत कर दिया गया था? 1871 में एकीकृत कर दिया गया था। अगला सवाल कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुई। सवाल आपके समक्ष बच्चों कह रहा है कि बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्य योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुई। तो भाई साहब ये सबसे पहले हुई आंध्र प्रदेश में प्रारंभ, वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई और प्रारंभ इसको 2 फरवरी से किया गया था और लगभग 200 जिलों, भारत के 200 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया था। 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में इसको प्रारंभ किया। लेकिन वर्ष 2008 आते आते संपूर्ण भारत में इसको प्रारंभ कर दिया। संपूर्ण भारत में, किसमें भाई? संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया 2008 आते आते, ठीक है।
इसमें तय किया गया। और 2008 में, इस 2008 तक इसका नाम होता था नरेगा, लेकिन 2009 में इसका नाम बदल दिया मनरेगा। मनरेगा। और मजदूरी तय हुई 220 रुपये प्रतिदिन, लेकिन हाल ही में इसको बढ़ाकर एवरेज 289 रुपये प्रतिदिन तय कर दिया गया। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोजीशन पर इसका अलग अलग निर्धारण होता है, लेकिन बात करें हम लोग किसी भी एवरेज, तो एवरेज कितने रुपए कर दी गई, 289। लेकिन रोजगार कितने दिन दिया जाएगा, 100 दिन ही रोजगार प्रदान किया जाएगा। एक वर्ष में 100 दिन कम से कम रोजगार प्रदान किया जाएगा। क्लियर होगी बात बेटे। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके समक्ष लाया। कहता किस मुगल शासक को गुरु अर्जुन देव ने मारा था। किस मुगल शासक ने अर्जुन देव को मारा था, सॉरी, किस मुगल शासक को अर्जुन देव ने मारा था। मेरे बच्चों, जो मुगल शासक थे, मुगल शासक होते थे जहांगीर। जहांगीर किसका पुत्र था, जहांगीर किसका पुत्र होता था, अकबर का। तो जहांगीर के द्वारा किसको मार दिया गया था, गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था। किसके द्वारा, जहांगीर द्वारा। जहांगीर को क्या कहा जाता है, पक्षी प्रेमी। पक्षी प्रेमी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके समक्ष कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। हम लोग अगर राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में समझें, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में समझें, तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। इसकी स्थापना मेरे बच्चों कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 में हुई थी। क्लियर होगी बात। ये जो एनडीसी है, इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ये मोस्ट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्या, सुपर कैबिनेट, कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है सुपर कैबिनेट, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। अध्यक्ष कौन होता है, पीएम। सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। कोमा, नीति आयोग, कोमा, केंद्रीय कैबिनेट, इसकी सदस्य होती है। तो ये टोटल पूरी ताकत है यहाँ, तो इसलिए इसको क्या कह दिया कि ये सुपर कैबिनेट है। इसका कार्य क्या है, सभी पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करना। योजनाओं को, पंचवर्षीय योजना नहीं, अब हम कहेंगे योजनाओं को अनुमोदित करना। आपसे पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करता है, तो एनडीसी करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद सभी पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करती है। मेरे हिसाब से समझ में आप लोगों की बात आई गई होगी। ये अगला क्वेश्चन आपके समक्ष कहता आसियान संघ का मुख्यालय कहाँ है। आसियान, बच्चों, आसियान संघ का मुख्यालय जकार्ता। कहाँ है, जकार्ता। जकार्ता, और जकार्ता किस देश में है, इंडोनेशिया। आपसे पूछेगा कि भाई इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, कितने थे, तो आपको बताना है संस्थापक सदस्यों की संख्या। संस्थापक सदस्यों की संख्या 5 थी। आपसे पूछेगा वर्तमान में इसके सदस्य कौन हैं, कितने हैं। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो रही है, 10 हो रही है। और इसकी स्थापना पूछेगा 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज़ें आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। क्लियर हो रही बात बेटे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके समक्ष लाता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, ताकि मोटिवेशन बना रहे। आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है डियर। सबसे पहले हमारा ग्रह सूर्य है, सॉरी सूर्य। सूर्य क्या होता है, तारा है। सूर्य क्या है, तारा। ये जो स्वयं की ऊर्जा उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। सबसे पहला ग्रह बुध।
उसके बाद में दूसरा जो ग्रह आता है वो आता है शुक्र। आपसे कहा कि बताइए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो जनरली लोग बताते हैं बुध सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य के नज़दीक तो बुध है। आपसे पूछे सूर्य के नज़दीक कौन है, तो बुध है, लेकिन आपसे पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, क्योंकि इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल इसके ऊपर पाए जाते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहां मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहां पर प्राप्त होती है। क्लियर होगी बात बेटे? अगला क्वेश्चन आपके समक्ष। यस, सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूं। एक तो सदाबहार का पेड़ घर में भी लगा रहा है हमारे, वो हमेशा सदा हरा भरा है, उसके ऊपर फूल पत्तियां लगी रहती हैं। दूसरी कहानी क्या है, यहाँ सदाबहार वन की बात करते हैं। ये अपनी पृथ्वी माता है। इस पृथ्वी माता पर एक भूमध्य रेखा है। यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जल की मात्रा खूब, सूर्य की मात्रा खूब। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? सदा हरे भरे रहने। ऐसा नहीं है कि इनका पतझड़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पेड़ पौधों की इतनी असंख्य जातियाँ हैं, इतनी असंख्य जातियाँ हैं कि यहाँ एक पेड़ का भी पतझड़ होता है तो दूसरा क्या हो जाता है, वो उसके ऊपर पत्ती होती है। तो इसलिए कहा गया इस क्षेत्र को सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत या भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर सदाबहार वन पाए जाते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में चीज़ें आ रही होंगी। और आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है लानोज। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोज। डियर, अगर आप सब लोगों को समझ में ये वीडियो आई हो तो डेफिनेट इसको शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करें, ठीक? और कोशिश करें कि एक एक क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करें और लर्न करते हुए चलें। जिन बच्चों के पास ये अवेलेबिलिटी नहीं, बहुत सारे बच्चों के पास तो ये फाइल अवेलेबल होगी, अगर जिसके पास नहीं है तो वो मुझसे 9719366242 पर कांटेक्ट कर सकता है। और इस तरह के लगभग 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोगों को प्राप्त होगी। आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो लगभग 25 से 28 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस जीके में होने जा रहे हैं। 40 में से 25 से 28 क्वेश्चन इसी से मिलने वाले आप लोगों को हैं। तो इस पर कांटेक्ट कर लेंगे, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल पुनः।